दीप प्रज्वलन के बाद हम अपने पहले सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में बात होगी जनता की, बात होगी ब्यूरोक्रेसी की, बात होगी बुंदेलखंड, जालौन और हमीरपुर के उन मूलभूत मुद्दों की जिनके जवाब का इंतजार यहां की जनता भी कर रही है। और इसके लिए मैं एक बार फिर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी असीम अरुण जी को, और इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी। और इस सेशन में कई ऐसे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश की जाएगी, तीखे सवाल होंगे और उनके सटीक जवाब भी होंगे। अजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा। आज हम बुंदेलखंड में मंच लेकर आए हैं और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग अलग जगहों पर इस तरह का मंच आयोजित करता है। और आज बात होगी बुंदेलखंड के विकास की, बुंदेलों की धरती की, जो कि वीरांगना की धरती है। और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार इस क्षेत्र में क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक रफ्तार है उसमें बुंदेलखंड का कितना योगदान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और बुंदेलखंड में आए, जालौन में आए, लखनऊ से चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। बड़ा सौभाग्य है बुंदेलखंड में आज पुनः उपस्थित होने के लिए, और वो भी जालौन में। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन के लिए भी और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए भी। सर, पहला सवाल, ये वही बुंदेलखंड है जो 2017 के पहले सबसे पिछड़ा माना जाता था। यहाँ पानी, सूखे की नौबत आती थी, यहाँ ट्रेन से पानी की डिब्बों में पानी आता था और फिर भी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचता था। पिछले दो कार्यकाल यानी जो 2017 में सरकार आई आपकी और उसके बाद 2022 में आई, कितना बदला हुआ बुंदेलखंड आप देख रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का रोल अब उत्तर प्रदेश के विकास में काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम लोग जालौन में बैठे हैं और जालौन में खासकर जो पचनदा का क्षेत्र है वो नाम लेते ही डकैती, पकड़, अपहरण, इन चीज़ों के लिए याद किया जाता था। अब हम याद करें कि किसी बच्चे का अपहरण कब हुआ था, कोई याद भी नहीं कर पाएगा कि कोई अपहरण हुआ। कारण वही पुलिस, वही थाना, वही व्यवस्था, लेकिन ड्राइवर हमको मजबूत मिल गया। और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार काम हुआ है, एक एक करके समस्याएं हल की गई। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, उसको हल किया गया। पानी की बात अगर करें तो याद करिए, अभी भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पानी की ट्रेन मंगानी पड़ती थी। ऐसी आपात स्थिति हमारे बुंदेलखंड में होती थी, लेकिन जल संचयन की व्यवस्था को जड़ में जाकर के उसको ठीक किया गया। और आज हम लोग अपने भूगर्भ जल स्तर को भी ऊंचा कर पाए हैं। हर घर नल योजना से घर घर तक पाइप से पानी पहुंचा रहे हैं। वैसे तो पूरे भारत में, पूरे यूपी में कर रहे हैं, लेकिन ये बुंदेलखंड के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है वो पानी की ही थी। और कई बार हमने देखा कि जब पूर्ववर्ती सरकारों आंकड़े जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। जी, अन्य क्षेत्रों में यूपी के पानी की अगर समस्या है तो शायद घर से 50 मीटर दूर अधिक से अधिक जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, लेकिन बुंदेलखंड में समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। और अब हम हर घर नल पानी पहुंचा रहे हैं, जो बच गया वो जल्दी पूरा कर रहे हैं। तो एक एक करके समस्याओं का हल निकाला जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, पूरे बुंदेलखंड को इस बात का गौरव है कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बीडा नोएडा की टक्कर का और उससे कहीं तेज गति से बनना शुरू हो चुका है। और हम समझ सकते हैं हमारे बुंदेलखंड में कहीं कोई कमी नहीं है, ना खनिज की कमी है, ना अच्छी ज़मीन की कमी है। ज़मीन भी हमारे पास खूब है, इंडस्ट्री के लिए भी हमारे पास बहुत जगह है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके, हाईवे ठीक करके, पानी की व्यवस्था ठीक करके, अब जो डिफेंस कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाएं लेकर के हम लोग आए हैं, इंडस्ट्री लगना भी शुरू हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है। तो अब बुंदेलखंड के लिए असली उड़ान भरने का समय। डिफेंस कॉरिडोर ने बहुत सारी चीजें आपकी ठीक कर दी, क्योंकि जहां पर लोग शाम को 5 बजे नहीं आते थे, डकैतों की आहट आती थी, लोग सड़कों पर इसलिए नहीं चलते थे कि पकड़ हो जाएगी, आज वो बुंदेलखंड विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसा तो होना ही था। पहले चोर उचक्के डकैतों को ठीक कर दिया गया, अब हमारे यहाँ मिसाइल, फाइटर प्लेन्स के हिस्से, एमुनिशन, बंदूकें, इन सब का निर्माण होना शुरू हो चुका है और आगे और भी हो रहा है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, मैं पहले पुलिस में था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड देखता था मैं 3.5 साल, और उसमें नक्सलवाद को देखने का भी काम था।
बुंदेलखंड को नक्सलवादियों के निशाने पे आने की पुष्ट सूचना हम लोग के पास थी। नक्सली जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उसको पहले सर्वे करते हैं और मुताबिक उनको ये जगह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, नक्सलवाद के लिए उपयुक्त दिखती थी। क्यों? क्योंकि पिछड़ापन, गरीबी, लोगों के मन में आक्रोश, अगर उसको नहीं ठीक किया था तो शायद ऐसा हो भी जाता। लेकिन ये तो सौभाग्य, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से काम कर रही है और हर घर को ताकत देने का काम कर रही है। आपको लगता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर जो एक सबसे बड़ा इशू उत्तर प्रदेश के अंदर होता था कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगती थी, जैसे ही इंडस्ट्री की शुरुआत होती थी वैसे ही माफियाओं के फोन आ जाते थे कि भाई हमें आपको इतने परसेंटेज देना वरना आपकी इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। और बुंदेलखंड उसके लिए फेमस माना जाता था क्योंकि बीहड़ बगल में मध्य प्रदेश लगा होता था, चंबल लगा होता था। तो लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसा इशू था जिसने उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को बदल दिया और बुंदेलखंड की तकदीर बदल दी, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर से दुनिया भर में हम हथियार बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। और आपने देखा कि हमारे अपने हथियारों ने किस तरह पाकिस्तान में तबाही मचाई ब्रह्मोस ने। के लिए, विकास के लिए जरूरी है कई चीजें, सड़कें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन सबसे पहले जान है तो जहान है। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ उद्योग लगाने आएगा और उसको डर है कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाएगा या उसको हर महीने चौथ वसूली के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं आएगा कोई हमारे यहाँ। और यही यूपी का दुर्भाग्य था। यूपी के पास में जितनी अच्छी हमारी ज़मीन है, जितनी हमारी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, अच्छी जनसंख्या है, सबके हाथ में हुनर है, इन परिस्थितियों में हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे थे? सबसे बड़ी बाधा थी एक खराब लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ साथ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों चीज़ों को हम लोगों ने ठीक किया है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जिस गहराई के साथ में काम हुआ है वो यूपी पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब उसको अगली ऊंची श्रेणी पे हम लोग ले जा रहे हैं। अब न्यायालयों को तेज किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिससे कि जो चार्जशीट कोर्ट में गई अब वो 30 साल नहीं रहेंगी, उसका 3 महीने में सजा होना चाहिए, उसका निर्णय होना चाहिए। आईपीएस अफसर रहे हैं और इस इलाके में भी आपकी तैनाती रही, कानपुर में भी रहे हैं, तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था जो नहीं है, क्योंकि योगी सरकार क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। क्योंकि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, आपको निवेश बढ़ाना है, बाहर से व्यापार लाना है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी, सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर, और उसके बाद दूसरा होता है करप्शन। क्योंकि करप्शन अगर आप करेंगे तो भी बाहर के लोग आपके यहाँ के निवेश नहीं करते हैं। एक एक करके हम लोग को हर समस्या को हल करना है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हम लगभग हल कर चुके। कुछ कुछ घटना कभी होती हैं उसको भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब इस सत्र में योगी 2.0 में पूरी सरकार योगी जी के नेतृत्व में जुटी है कि भ्रष्टाचार के हर रूप को हमें अंत करना है। वो चाहे तहसील, ब्लॉक या थाने का भ्रष्टाचार हो या वो बड़ी खरीदारी का भ्रष्टाचार हो, ऐसे ऑडिट के सिस्टम लेकर के आए हैं। परीक्षण किया जा रहा है एक एक चीज का। आप देख रहे हैं जहां किसी ने गड़बड़ की तो तुरंत उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं किसी प्रकार लगाव छुपाव नहीं। जो समस्या है आंख से आंख मिला करके उससे देखेंगे और उसको हल करेंगे। भ्रष्टाचार की समस्या मैं स्वीकारता हूं कि हमारे प्रदेश में समय से रही है, लेकिन जितनी ठोस कार्रवाई इस समय हो रही है, आप हर रोज पढ़ते हैं एंटी करप्शन ने, विजिलेंस ने कहीं ट्रैप किया, जेल भेजा। सरकार भी एक्शन ले रही है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें, हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो तहसील लेवल पे, थाने लेवल पे जो करप्शन है आप एक्शन ले रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने कर दिया है कि जो व्यापारी आए उनको घर बैठे सारी सुविधाएं हो, लेकिन कई बार अधिकारियों की भी लापरवाही होती है क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाएगा और व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाएगा। जैसे कि मैं आज से 3 दिन पहले बाराबंकी गया एक कार्यक्रम में, वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए एक छात्रावास बना है। उसके मरम्मत के लिए, वार्षिक मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे। मैंने देखा तो मुझे शंका हुई कि ये तो लग नहीं रहा कि पैसा खर्च हुआ है। केवल आधे घंटे का मैंने भी ऑडिट किया, कितने बिजली के बोर्ड लगे हैं, कितने स्विच लगे हैं, गिन लिए। 20 मिनट लगा, आधा घंटा लगा और पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि ये। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। उस खबर भी हम लोगों ने चलाई थी कि आपने लाइव घोटाला पकड़ा था। अगर ऐसे सारे लोग करने लगे तो शायद अधिकारियों के अंदर वो डर आएगा और वो करप्शन जो है वो खत्म होगा।
बिल्कुल, देखिए आप जो भ्रष्टाचार की समस्या है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को हमने ठीक किया, इसको हम ठीक कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे ये जड़ से ठीक होगी, फिर यूपी का कोई प्रतियोगी बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे संसाधन हमारे पास हैं। सदियों से यूपी सत्ता का केंद्र, प्रगति का केंद्र क्यों रहा? क्योंकि सब कुछ तो हमारे पास है। अब पिछली सरकारों ने जो बाधाएं डाल रखी थी, हमारे हाईवे पे जो अड़चनें थीं, वो एक एक करके दूर हो रही हैं और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा करेंगे जब तक कि उसको जड़ से हम हल नहीं आप समाज कल्याण मंत्री हैं, जो कि समाज कल्याण का भी रोल समाज में बहुत बड़ा होता है। आप चाहे विद्यालयों की स्थापना करें, सामूहिक विवाह की है, पुस्तक वितरण का, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा है, वो कितना कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि समाज कल्याण विभाग को लोग सबसे किनारे समझते थे, कोई जानता ही नहीं था कि इस विभाग में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं। मैं समझता हूं समाज कल्याण विभाग से ज्यादा कोई अच्छा विभाग नहीं। जो अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े हुए परिवारों की हम बात करते हैं, उनके कल्याण का ये विभाग है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझको जिम्मेदारी ये मिली है। जो प्रमुख योजनाएं हमारी हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हम देते हैं, लेकिन हम गांव में जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि दो चार लोग अभी छूटे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एक परीक्षण किया, स्टडी की और बिल्कुल नई एक स्कीम योगी जी ने आदेश किया कि इसकी लेके आओ। फैमिली आईडी नाम से एक सिस्टम बनाया गया। ये विभिन्न डिपार्टमेंट से डेटा लेता है और हमको दिखा पाता है कि कौन व्यक्ति किस योजना का पात्र है और किसको लाभ नहीं मिल रहा। हमने इस सॉफ्टवेयर से देखा तो पाया कि 1,68,000 लोग ऐसे हैं जो आय और आयु के हिसाब से ऐसे हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। तो क्या जरूरी है कि इनका फॉर्म भरवाया जाए? जब हमें पता है सारा डिटेल, तो क्यों ना इनकी पेंशन दे दी जाए। तकनीकी परीक्षण किया तो मालूम हुआ कि नहीं, एक हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जीवित हैं कि नहीं है, उनका आय प्रमाण पत्र तो चेंज नहीं हो गया। तो इसको कैबिनेट में लेकर के हम लोग आ रहे हैं और एक नई नीति बना रहे हैं जिसमें कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना ही नहीं पड़ेगा। सरकार को स्वयं पता है, सरकार का डेटा उपलब्ध है, हम घर जाकर केवल एक बार बायोमेट्रिक लेंगे प्रमाणित करने के लिए कि जीवित हैं और अगले महीने से ऑटोमेटिक तरीके से उनकी पेंशन आनी जनजातियों के चालू होगी। सुधार के लिए आपने ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की, बहुत सारी चीजें आपने ऐसी की जिससे कि गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल सके और उनकी पढ़ाई और उनकी दिनचर्या दोनों पटरी पर आ सके। जी, जिस समय कोविड की चुनौती आई, मैं तो पुलिस में था, आदरणीय योगी जी ने अनुभव किया कि सारी जो कोचिंग्स थी वो सब बंद हो गई, लेकिन प्राइवेट कोचिंग जल्दी से ऑनलाइन हो गई। उन्होंने अपना वर्चुअल मोड पे, यूट्यूब पे चले गए। उन्होंने कुछ अधिकारियों की मीटिंग की और कहा कि हम लोग को भी अपनी सरकारी कोचिंग को वर्चुअल मोड पे ले जाना चाहिए और इस प्रकार मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत हुई। ऑनलाइन के साथ साथ फिर वापस कोविड जब खत्म हुआ तो हुआ कि नहीं, केवल ऑनलाइन पर्याप्त नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको हाइब्रिड मोड कहा जाता है, दोनों रहने चाहिए और दोनों पे काम हो रहा है। इस समय लगभग 260 कोचिंग पूरे यूपी में चल रही है, मतलब हर जिले में 4-5 लगभग कोचिंग है। पीसीएस की, आईएएस की, जेई की सभी कोचिंग हो रही है और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस समय जो पीसीएस मेंस की परीक्षा आने वाली है, समाज कल्याण द्वारा जो कोचिंग संचालित हैं उससे 280 बच्चे मेंस देने वाले हैं जिन्होंने प्री पास किया। मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतने सारे बच्चे, किसी भी राज्य के लिए रिकॉर्ड है कि 280 बच्चे एक साथ दे रहे हैं। मुझे आशा है कि इनमें से ज्यादा बच्चे फाइनली सिलेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात 280 का फिगर नहीं है। ये 280 बच्चे कौन है? ये 280 बच्चे वो हैं जो प्राइवेट कोचिंग में 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये बच्चे वो हैं जो स्कॉलरशिप से धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। इनका घर परिवार में एक कमरे का घर है, वहां पे बच्चे कुशाग्र हैं लेकिन एक कमरे में पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये बच्चे कोचिंग में आ रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था सारी योगी जी ने की है और 280 बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं। ये असली सामाजिक परिवर्तन है। हमारा बुंदेलखंड भी आज तमाम प्रगति हुई, लेकिन सामाजिक विषमताएं हमारी हैं जिनको हमको दूर करना है और उसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग, बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, ये एक ऐसे साधन है जहां हम परिवार से एक बेटी को आमंत्रित करते हैं, लाते हैं, एक बेटे को लाते हैं और 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में जब उस बच्चे की उड़ान आगे होती है तो फिर उस परिवार को कुछ नहीं चाहिए होता है, वो उड़ान ही बच्चे को आगे लेके जाती है और पूरे परिवार का वो समर्थन करता है। बल्कि वो बच्चा तो फिर टैक्स देता है सरकार को और लोगों को मदद करने के लिए। ये असली उड़ान है
जिसकी ओर हम बिल्कुल लोग काम सत्य में हो जयते की तरह की एक आदमी 3 आदमी की मदद कर दे। कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल थोड़ी पॉलिटिकल करते हैं तो विभागीय बातें हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई। आजकल डीएनए का बड़ा शोर मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया तो अखिलेश यादव को बहुत बुरा लग गया। उन्होंने बहुत सारी उनकी ट्विटर हैंडल से अमर्यादित अलोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो आपको लगता है कि जो डीएनए की बात चल रही है उस पर अखिलेश यादव को इतनी तिलमिलाहट क्यों है, वो इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आपकी सरकार पर और आपके डिप्टी सीएम पर? डीएनए तो एक उपमा है, मेटाफर है। असली बात कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसकी प्रवृत्ति है, फितरत है, वो बदलती नहीं है। और इनकी फितरत समाजवादी पार्टी की हम लोग कब से देख रहे हैं। क्या इस बात से अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति इनकार कर सकता है कि अयोध्या में आपने निर्दोष निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई केवल इस बात के लिए कि मेरी नाक ऊंची रहे, मैं तुष्टीकरण की राजनीति करूं, मेरा वोट बैंक नाराज ना हो जाए या मेरा वोट बैंक खुश हो जाए। आपने लाशें बिछा दी सरयू के पुल पे। ये प्रवृत्ति डीएनए की बात करें। आज भी अगर बात करें, आप याद करिए मथुरा में जो घटना हुई थी, कौन सा बाग उसका नाम भूल रहा हूं, जहां पे 30-35 लोग जल करके मरे, ऐसी घटना वहां पे हुई। तो ऐसी घटनाएं इत्तेफाक से नहीं होती हैं, इसके लिए पूरा एक माहौल बनता है। मुजफ्फरनगर का दंगा, घटना शुरू हुई एक लड़की परिवार को से छेड़ने को लेकर के, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो घटना बढ़ गई। दोनों भाइयों को आरोपी पीट कर मार दिया गया। पकड़े गए और उनको थाने से छुड़वा दिया गया। एक अच्छे डीएम एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब घटना तो छोटी सी थी जो कि एक पुलिस की गाड़ी जाती जाके हल कर सकती थी, लेकिन वो मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ। क्यों? क्योंकि बीज इन्होंने बोए, उसको सींचा, पाल पर उसके मुजफ्फरनगर का दंगा इतना बड़ा खड़ा किया। ये हम सब जानते हैं, तो डॉक्यूमेंटेड है। ये प्रवृत्तियां होती हैं, डीएनए आप होती हैं। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये डीएनए है, जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, जो मुजफ्फरनगर में दंगे करवाते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है। तो क्या सच जो है वो अखिलेश यादव को बुरा लग रहा है? सच तो कड़वा होता ही है, लेकिन ये सच सबके सामने है। आज योगी जी की सरकार में दंगे क्यों नहीं होते? क्या छोटे मोटे झगड़े नहीं होते? अभी भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन छोटे मोटे झगड़े एक पुलिस की गाड़ी जाती जाकर के उसको हल कर देती है, एक चौकी इंचार्ज जाता है, पकड़ के ले आता है, उसको हल कर देता है। वो विकराल रूप धारण नहीं करती। क्यों? क्योंकि नीयत साफ है, पुलिस को काम करने की स्वतंत्रता भी है और साथ साथ जवाबदेही भी है, जिसकी वजह से छोटी घटना हो सकती है लेकिन विकराल रूप नहीं है। समाज है, समाज में हम बात कर रहे हैं, भाई बात कर रहे हैं, आपस में झगड़े हो सकते हैं, हमेशा ऐसा होगा, लेकिन उस पर मर्डर हो जाए, उस पर दंगा हो जाए, नहीं, ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं है। और आज से 7-8 साल पहले का याद कर लीजिए। फिर अखिलेश यादव को इतना क्यों चुभता है जब आप डीएनए की बात करते हैं? दूसरे सवाल पर आते हैं, जाति को लेकर भी अखिलेश यादव बहुत सवाल खड़ा करते हैं। आपने भी जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव का जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक तरफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है, और अखिलेश यादव अभी भी पीडीए के फार्मूले से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, जाति जाति पर ही खेल रहे हैं? प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो मुरादाबाद में बयान दिया, शर्म आती है। कुछ इस तरह का बयान था कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह कमांडर व्योमिका सिंह जी और भी जो अधिकारी वहां बैठे हैं, उनको दिख रहा था कि ये पी है और ये डी है और ये ए है। क्या ये सोच हमको आगे लेके जाएगी? जो हमारे सेना के अफसर, सैनिक, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हों, चाहे वो कंप्यूटर पर बैठ के मिसाइल दाग रहे हों, चाहे बॉर्डर पे खड़े हों, क्या हम चाहते हैं कि उनको पीडीए या भाषा प्रदेश की पहचान के साथ देखा जाए? नहीं। सेना को भी जाति और धर्म में बांट दिया, और उनकी जाति पर भी सवाल खड़ा कर दिया और उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किस जाति की हैं। एग्जैक्टली। हम जानना भी नहीं चाहते कि हमारे सेना के अधिकारी किस जाति के हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से, हमें उनके धर्म से फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आज हमारी सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतना अच्छा काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में कि जो पहलगाम की घटना हुई 13वीं होने से पहले उसमें न्याय हुआ। जो आतंकवादी थे, अपराधी थे, उनको दंडित किया गया। जहां थे वहां जाकर के उनको दंडित किया गया। जिस भवन में वो छुपे थे, उस भवन को देख करके गौरव होता है कि हमारी मिसाइल ऐसी हैं कि वो इस दरवाजे से घुसेंगी कि उस दरवाजे से घुसेंगी।
हमारी सेना ये तय करती है और उस दरवाजे से घुस करके विस्फोट करती है। और हमारी डिफेंस कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, हमारी अपनी विकसित की हुई ये टेक्नोलॉजीज हैं, हमारा अपना विकसित किया हुआ एंटी ड्रोन एंटी मिसाइल सिस्टम है आकाश, जिसने इस युद्ध में इस बड़ा ऑपरेशन रोल में अदा बड़ा किया। रोल अदा S-400 किया। के बाद आकाश हम लोग को उसने सुरक्षित किया। पाकिस्तान की तरफ जो हमने मिसाइल्स दागी, ड्रोन्स यूज किए, सब अपनी जगह पे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अगर भारत की ताकत जाननी हो तो पाकिस्तान से पूछो कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, ब्रह्मोस बताएगी कि उनकी औकात क्या है। और साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज इस बार गया है, जिसको मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल डिटरेंस। मतलब तुम मेरे ऊपर गोली चलाओगे तो मैं भी पक्का गोली चलाऊंगा, अब सोच के चलाना। लेकिन हमने उसको और ऊपर कर दिया कि तुम गोली चलाओगे, तुम मेरे 26 भाइयों बहनों को मार सकते हो, लेकिन मैं गोली का जवाब गोली से नहीं, मैं गोली का जवाब ब्रह्मोस से दूंगा, और तुम जहां बैठे हो वहां पे तुम्हारे 100 लोग मरेंगे, न्याय होगा। और हमने घुस के मारा भी, 200 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा। एक ही दिन में कुछ सेकंडों में हमने 9 ठिकानों को उनके तबाह कर दिया। जहर मसूद के पूरे परिवार के 10 लोग मारे गए। उसका बयान आया कि काश मैं भी मर जाता। लेकिन क्या ये विपक्ष को नहीं समझ में आता कि हम सेना को, देश को जाति में नहीं बांट सकते। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कर्नल सोफिया कुरैशी ने, उन्होंने कहा था धर्म, सबसे बड़ा धर्म हमारा देश है। ये बात क्या विपक्ष को नहीं समझ में आती? उनको केवल तुष्टीकरण समझ में आता है। देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारा बंटवारा हुआ 1947 में। एक तरफ ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, और उन्होंने ये तर्क रखा कि हम साथ साथ नहीं रह सकते, हमको अलग रहना पड़ेगा। बिल्कुल गलत तर्क था, अंग्रेजों ने उसको स्वीकारा। वो इतना बड़ा भारत छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, वो उनके हित में नहीं था। उन्होंने हमारे 3 हिस्से कर दिए, 2 उसके बाद में 3। जिन्होंने बंटवारे की राजनीति की, आज उनकी हालत क्या है? क्या पाकिस्तान में केवल मुस्लिम रहते हैं इसलिए शांति हो गई? उन्होंने प्रांत से लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने भाषा से लड़ना शुरू कर दिया। बलोच लोगों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किया। इसके बीच में हम लोग हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हमने तय किया कि हम भाईचारे, हम सह अस्तित्व के मॉडल पे काम करेंगे, साथ रहने का मॉडल तैयार किएंगे। जो सह अस्तित्व का मॉडल है वो आज $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है। जो बंटवारे का मॉडल है, आप देख रहे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले नेट पे देख रहा था, 180 रुपए किलो आटा पाकिस्तान में मिल रहा है। IMF से लोन लेकर के वो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज बिल्कुल, उनके जंगी जहाजों में तेल भराने के लिए $500 बिलियन चाहिए। हाँ, मतलब बंटवारे की राजनीति से कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा लड़ाई हो रही है तो अलग अलग रहो। नहीं नहीं, अलग अलग रहना नहीं, साथ साथ रहना सीखना पड़ेगा, जैसा कि हमने किया। हम परफेक्ट नहीं है, हमारी भी कोई कमियां हैं, उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो आज सोचिए क्या है। ट्रेन हाईजैक हो जाती है। चल रहा था तो आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था, बहुत सारे लोग, जब बहुत भीड़ हो गई तो लोगों ने अपने घरों में स्थान दिया। उसमें एक मुस्लिम महिला थी, दादी थी, उन्होंने कहा हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। ये बात और लोगों को समझ में नहीं आती जो राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति कर देंगे तो हमारा वोट बैंक जो है बढ़ जाएगा, हमारा वोट बैंक हमारे साथ रुका रहेगा। वो देश की बात नहीं करते, जबकि जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए, जो होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा धर्म, मेरी धार्मिक उपासना, मेरी पूजा पद्धति, क्या ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन सेना के रूप में, सरकार के रूप में हम ठोस हैं, एक हैं। और खासकर युद्ध जैसी स्थिति जब आती है तो हम तो आपसी मतभेद भी भूल जाते हैं, क्योंकि एक दुश्मन से लड़ने का समय आया है, वो चाहे आंतरिक हो चाहे विदेशी हो। और ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां उसमें भी या तो बाल की खाल निकाल रही हैं, या उसमें भी जातिवाद, तुष्टीकरण लाने की कोशिश कर रही हैं। ये सबको दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नागरिक इस पूरे गेम को समझते हैं, तुष्टीकरण को बिल्कुल पसंद नहीं करते, राष्ट्रवाद को, राष्ट्रभक्ति को पसंद करते हैं। और जैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूँगा मैं भारतीय हूँ, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूँगा भारतीय हूँ, और जितनी बार पूछोगे मैं बोलूँगा मैं भारतीय हूँ। इस प्रकार के भारतीय हम लोग हैं। पूजा पद्धति, पूजा आराधना
त्योहार, ये सब हम अपने घर पे करते हैं, लेकिन जब हम सेना के रूप में जाते हैं, पुलिस के रूप में जाते हैं, तो हम केवल एक ही पहचान लेके जाते हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के सैनिक हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि आप उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से वार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सियासी वार जिसको कहेंगे, अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार को टारगेट पे कर रहे हैं हमेशा। उनका बार बार जो प्रश्न होता है यही होता है कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं कर रही है, बीजेपी करप्शन पे काम नहीं करती। आप जब कार्रवाई करते हैं तो उसी को वो ढाल बना लेते हैं, देखिए भाई करप्शन हुआ, अधिकारी पकड़ा गया या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो अभी करप्शन खत्म कहाँ हुआ? उनको शायद अपने कार्यकाल की याद नहीं आती। भ्रष्टाचार की फिर एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं स्वीकारता हूं कि भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ, तभी तो हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, तभी तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार को अपराध की तरह ही समाप्त कर देंगे। हमारा संकल्प है, हमें करना आता है। हमने जैसे अपराध के लिए किया, भ्रष्टाचार भी एक अपराधी तो है, बल्कि इस अपराधी को पकड़ना आसान है, इसके पास तो सारा रिकॉर्ड मिलता है, एई जेई के पास सारी चीजें मिलती हैं, तो ये ज्यादा आसान काम है। लेकिन इसमें एक योजना लगती है, ऑडिट के सिस्टम हमने स्ट्रांग किए हैं, और चाहे वो कितना ही वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही कनिष्ठ कर्मी क्यों ना हो, सबके खिलाफ समान रूप से भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो योगी जी का नेतृत्व है, आगे और कार्रवाई की जाएगी, तब तक की जाएगी जब तक इस आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जब भी आप कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि ईडी, सीबीआई जाति और धर्म देखकर जा रहा है, आपका बुलडोजर जाति और धर्म देख के जा रहा है। वो करप्शन पर भी जाति और मजहब और धर्म को ले आते हैं। वो उस समय की सीबीआई को समझते हैं जो उनके समय सीबीआई थी, जो जिसको इसको बंद कर दो, इसको काट लो, इसको छोड़ दो, उस तरह की सीबीआई वो उन्हें लगता है कि अभी भी होगी जैसी उन्होंने संचालित की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, सरकार की अपनी पहल पे सीबीआई को, ईडी को, एनआईए को, इन संस्थाओं को बहुत ताकत भी दी गई है, साथ साथ इनकी जवाबदेही भी बढ़ाई गई है। और सीबीआई जो भी करती है, अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो सीबीआई अपने मन से नहीं करती, सारा काम कोर्ट के आदेश पे होता है। तो जो विपक्षी है इस केस में, वो भी कोर्ट में जा सकता है, जाता भी है। तो ये तो केवल एक आडंबर है, आपने इतने साल भ्रष्टाचार किया, अब जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जाता है और उसका बयान लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सड़कों पर उतर जाते हैं तो कि आप भाई ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, तो आप बोलते हैं कि ईडी की गलत कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी अध्ययन, जरा छोटी सी बात है, उन्होंने एक जमीन खरीदी, जिसको बेची उसी से एडवांस ले लिया, जमीन को कन्वर्ट कराया, उसका लैंड यूज, और फिर उसको चंद महीनों में कई गुना करके बेच दिया और अपने करोड़ों कमा लिए। कुल मिलाकर के ये आरोप है, ये कोई समझने में बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, सीबीआई जब जांच करेगी तो बहुत गहनता से जाएगी। जब ये कार्रवाई होगी तो ये कार्रवाई भारत की जनता जानती है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। वो चाहे सोनिया गांधी जी के दामाद हो, चाहे किसी के दामाद हो, जिसने अपराध किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जरूर होगी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया, जब रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने ईडी बनाया था, ईडी की जरूरत ही नहीं थी, जब इनकम टैक्स था तो बनाए हैं तो खुद परिणाम भुगते हैं। ईडी का मुख्य रोल यह है ब्लैक मनी को कंट्रोल करना। सीबीआई या कोई भी संस्था जब जांच करती है तो वो मेनली उस अपराध में जाती है। बट मान लिया किसी ने 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ गायब कर दिए, उसको ट्रैक करना बड़ा विशेषज्ञ काम है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाई गई, इसीलिए ईडी को बनाया गया, और इसी प्रकार ईडी अपना काम भी करती है। ईडी कुछ काम इंडिपेंडेंटली भी करती है, बहुत सारे काम वो सीबीआई के साथ मिलकर के या अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर करती है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सपा के समय माइनॉरिटी विभाग में स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ऐसे मदरसे जो है ही नहीं जमीन पे, उनको दर्शाया गया। वक्फ का भी मसला है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे छात्र बच्चे जो है ही नहीं, उनको दर्शाया गया। इस पे सीबीआई ने जांच की, लेकिन जो पैसा हजम कर लिया गया, क्या उसको वापस नहीं लाया जाएगा? उसके लिए ईडी को बनाया गया। वो पैसा वापस खींच करके लाएगी, ला करके उसको वापस सरकारी खजाने में जमा करेगी, ताकि वो सही लोगों तक जा पाए। मदरसों में टेरर फंडिंग को लेकर एक हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है।
आप चूंकि आईपीएस अफसर रहे हैं, आपने बहुत सारी जांचें की होगी, जो उसमें एटीएस आती है, एसटीएफ आती है, एनआईए आती है। मदरसों की जांच भी विपक्ष को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि उसको भी वो धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन असल बात क्या कि मदरसों में हमेशा टेरर फंडिंग या वहां पर जो टीचर हैं, कई बार होता है कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं। अभी देखिए कई सारे लोग पकड़े गए, बहराइच में गिरफ्तारी हुई है, आजमगढ़ में हुई है। तो मदरसों का रोल टेरर फंडिंग को लेकर कैसा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर है, वो चाहे कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, बहराइच हो, हमेशा इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं और टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई होती है। और जब भी कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े करते हैं विपक्ष। जो धर्म के आधार पे आतंकवाद फैलाया गया है, उसमें मदरसों का केंद्रीय रोल रहा है। कारण ये कि एक जैसे नक्सलवाद है, उसका धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है, जिसको जिहाद कहा गया है, आईसिस ने, अल कायदा ने जिसको बढ़ाया, उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिया और उसके लिए उन्होंने इस नेटवर्क का भी दुरुपयोग किया। कानून की बात अगर करें तो मदरसे होते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो मदरसे जो बिना अनुमति के चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। बिल्डिंग तो बनी है, बच्चे वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ पे कौन आके रुकता है, कब रुकता है, कब चला जाता है। नेपाल बॉर्डर से हमारा खुला हुआ बॉर्डर है, हमारी मैत्री संधि है, जिसके तहत लोग आसानी से आते जाते हैं। इसका दुरुपयोग पूर्व में बहुत हुआ। जो बॉर्डर पे एक मदरसों की लाइन बन गई, उसको दुरुपयोग इसी बात के लिए किया गया, लोगों को इधर से उधर आसानी से घुसपैठ करा दी जाए। इसको रोकने के लिए बड़ा काम किया गया। बॉर्डर पे एसएसबी को लगाया गया, नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है और साथ साथ इंटेलिजेंस को बहुत विकसित किया गया। जो फंडिंग ऐसी संस्थाओं की हो रही थी विदेशों से, उसको पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। परिणाम आज ये है, हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कहूँ, किसी की मजाल नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था को, किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक शुरू की, जब हमने पानी बंद किया उनका, हमने वीजा बंद किया, हमने सिंधु समझौता रद्द किया, उसके बाद एक आंतरिक समस्या सामने खड़ी हुई स्लीपर सेल का। चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप पुलिस अफसर भी रहे हैं, हमने कई जासूस देखे पकड़े, ज्योति मल्होत्रा का नाम आया, रामपुर से नाम आया, मुरादाबाद से आया, एनआईए कोर्ट में पेश हुए। तो एक ये भी खतरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान में था, तो उस पर भी हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। बतौर पुलिस अफसर आपको क्या लगता है कि अंदर छुपे देशद्रोहियों से निपटना ज्यादा कठिन है, जो बॉर्डर पे सामने से आ रहे हैं, सामने से गोली चला रहे हैं? क्योंकि वो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और गुणगान वो पाकिस्तान का करते हैं और जासूसी वो हमारी करके पाकिस्तान को बताते हैं। वो दोनों एक ही हैं। जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा, आतंकवादी और आतंकवादी के आका दोनों को एक रूप में देखा जाएगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। लेकिन यहाँ पे हम एक तीसरे आयाम की बात भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई या अन्य टेरर ऑर्गेनाइजेशंस विनोवर कर लेती हैं, उनको सबवर्ट कर लेती हैं और उसके बाद में उनसे काम लेती हैं देश को कमज़ोर करने की। ये बड़ा चिंता का विषय, चुनौतीपूर्ण है। सामने दिखता भी नहीं, व्यक्ति सामने दिख रहा है लेकिन वो देशद्रोही है, वो जासूस है, ऐसा दिखता नहीं है। इसके लिए जो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो बहुत प्रभावी हैं। आईबी उसमें बहुत मेन रोल अदा करती है और आपने देखा हाल में जो ऑपरेशंस हुए वो सब एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस के आधार पे हुए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और ज़मीन पे जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनका रोल तो हमेशा से रहा है और भविष्य में रहेगा। ये चुनौती है, मैं स्वीकारता हूँ। हल किया गया इसको, ये भी अच्छी बात है। चुनौती पूरी तरीके से हल कर दी गई नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग को और काम करना होगा जिससे कि हम लोग अपने आप को अंदर से और ताकत दे के रखें, कहीं हमारी कमजोरी ऐसी ना हो। क्योंकि जब हमसे पाकिस्तान सीधे नहीं निपट पाता तो वो क्या करता है, खालिस्तान को एक्टिव कर देता है, लश्कर को एक्टिव कर देता है, जैसे को एक्टिव कर देता है, हिजबुल को एक्टिव कर देता है। और पंजाब प्रांत जो है वो सबसे आसान तरीका उनके पास होता है कि पंजाब के रास्ते वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। आपने पीलीभीत में भी 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर्स किया, कौसाम्बी में फिर आपने पकड़ा। तो आपको लगता नहीं कि ये जो खालिस्तानी गैंग है और ये हनी ट्रैप जो सबसे ज्यादा यूज करती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, वो एक बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत उपयोगी बात भी शेयर करना चाहूँगा। किसी को, खासकर सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस के किसी व्यक्ति को अगर कोई
फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, खासकर किसी महिला के नाम से, और एक आकर्षक सा चित्र लगा हुआ है, तो इस बात से बहुत बचें। जो कॉमन तरीका आईएसआई का है, कोई इस प्रकार का एक छोटा सा मैसेज आएगा, कोई बेवकूफ़ होगा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लेगा, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद कुछ चटपटी बातें शुरू हो जाएंगी, फिर उन चटपटी बातों को लेकर के ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, और वो व्यक्ति उस जंजाल में ऐसा फंस जाएगा कि वो पूरा जासूस बन जाएगा। हो सकता है उसको एक पैसा ना मिले उस जासूसी के लिए, लेकिन उसको ऐसा फंसा लिया जाएगा, ट्रैप में आ जाएगा। ट्रैप में आ जाएगा, और हो सकता है पैसा भी उसको मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। और ऐसा हुआ है, जालौन में भी ऐसा हुआ था। जब मैं एटीएस में था तो एक व्यक्ति को यहाँ से हम लोग ने पकड़ा था। अब पुनः ऐसे लोग, पता नहीं चलता वो अपने घर में बैठ के क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग को बहुत जागरूक रहना चाहिए, आगाह भी रहना चाहिए। सेना पुलिस अपने कर्मियों को लगातार आगाह भी करती हैं, फिर भी कोई ना कोई मूर्खता करता है ऐसी, और फंस जाता है उस चक्कर में, फिर वो देशद्रोही बन जाता है। तो ऐसी सजगता हम सबको, खासकर जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह दुश्मनों के, पाकिस्तानियों के या और किसी देश के मंसूबे कामयाब ना हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष बहुत सवाल खड़ा कर रही है। विदेश मंत्री का एक बयान आया था कि हमने जो है पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले उनको जानकारी दी थी कि हम अटैक करेंगे और आतंकियों को मारेंगे। उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। शायद विपक्ष को बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं, कि अगर दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं तो सूचना देनी पड़ती है कि हम सिविल वार नहीं कर रहे हैं, हम आतंकियों को मारे। लेकिन उसको लेकर भी विपक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। ये केवल बाल के खाल निकालने वाली बात है और अज्ञानता के कारण है। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो हमारी संधि है न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, वो कहती है। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमने ब्रह्मोस लॉन्च की। ब्रह्मोस में न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है। ऐसे में जो दूसरा देश है यानी पाकिस्तान, उसको हमारी ट्रीटी, हमारे इस बात में सहमति है कि न्यूक्लियर, पहली तो नो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज का हमारा सिद्धांत है कि हम पहले नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला होगा तो हम जवाब जरूर देंगे। मूल सिद्धांत हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ये है। साथ साथ दूसरा ये कि हम जब भी कोई ऐसे सिस्टम को यूज करते हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर कर सकता है, तो हम इस बारे में जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, मेरे पास की गहराई नहीं है, वो है। उसी का जिक्र फॉरेन मिनिस्टर ने किया। राहुल गांधी जी को शायद ये बैकग्राउंड नहीं पता है और उन्होंने उस बात की बाकी खाल निकाली कि आपने तो पहले से घोषणा कर दी, और ये ऐसा नहीं है। और ऑपरेशन हमारा कुल 26 मिनट का था और 26 मिनट में हमने सारे ठिकाने नेस्तनाबूद किए, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को नष्ट किया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला उसके अगले दिन, जब इन आतंकवादियों का जनाजा निकल रहा था, उनके ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा तीनों सेना के अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, वहां सारे जनरल वहां मौजूद थे। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई महापुरुष मारा गया हो। तो ये क्या बताता है? पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये खुद साबित कर रहा है। ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया। पहली बात, हमारी मिसाइल से जो मारा गया व्यक्ति वो आतंकवादी था। हमारी मिसाइल सही निशाने पे पहुंची, तभी तो आप उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष आ रहे हैं और उनके पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनके अधिकारी आ रहे हैं, आकर के सलामी दे रहे हैं, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। इस एक घटना ने पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, पूरा देश ये चाहता था कि अब पाकिस्तान खत्म कर दिया जाए, पानी भी खोल दिया जाए, मिसाइल भी मार दिया जाए, बहुत हो गया, अब निपटाई देते हैं इनको। देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और कितना युद्ध होना चाहिए, वैसे तो हम में से कोई भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर युद्ध से दीर्घकालिक शांति आती है तो ऐसा युद्ध हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। लेकिन मेरे पास समाज कल्याण मंत्री के रूप में वो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें युद्ध पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस कक्ष में बैठे लोगों के पास भी वो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि युद्ध पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कितने दिन का युद्ध करना चाहिए। जिनके पास इन्फॉर्मेशन है हम उन पे विश्वास करते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक संक्षिप्त टारगेटेड टाइम बाउंड ऑपरेशन था, जैसा सेना ने कहा, बहुत ही सफल रहा। और क्रेडिबल डिटेरेंस, तुम मेरे ऊपर गोली चलाओगे तो ब्रह्मोस आएगी तुम्हारे ऊपर वापसी में, ये गोली जवाब चलाओगे तो हम गोला मारेंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे। गोली का जवाब गोला क्या, ब्रह्मोस से जवाब मिलेगा तुमको। दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो गारंटी हम दे रहे हैं कि ब्रह्मोस आ रही है, तुम गोली चला के देखो। तुम आतंकवाद कर सकते हो, आतंकवाद
मेरे हथियारों में नहीं है। मैं आतंकवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आतंकवाद को सहन करूंगा। हमारी विदेश नीति भी अच्छी थी, कूटनीति भी अच्छी थी। दुनिया का कोई भी देश, चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। उसने कहा भाई आतंक के मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, जबकि हमने सबसे पहले चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। अब चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप अलग है, चाइना की पाकिस्तान की रिलेशनशिप भी अलग है, पर यहाँ पे हम सीधी बात करते हैं कि आप कश्मीर में या भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना आप अगर करोगे तो बचोगे नहीं। 26/11 के बाद, IC-814 हाईजैकिंग के बाद अगर इस प्रकार का जवाब यूपीए ने दिया होता तो ये क्रेडिबल डिटरेंस बहुत पहले स्थापित हो गई होती। क्यों नहीं दिया? ये उनका निर्णय था, ये उनकी निर्णय क्षमता की कमी थी। आज मोदी जी ने ये निर्णय लिया, पुलवामा के बाद भी निर्णय लिया, 6 साल डिटरेंस रही अच्छी खासी। अब पहलगाम की घटना हुई, लगता पाकिस्तान 6 साल में डोज भूल जाता है, तो इस बार एक बड़ी डोज दी गई है जिस हमें आपने 25 साल की डोज दे दी है। हाँ, हमें आशा है कि ये डोज परमानेंट होगी, बीमारी उनकी हल हो जाएगी। और आतंकवाद से तो वो स्वयं मरे हुए हैं, अपने आतंकवाद को आप हल करो। आपको हमसे क्या सहयोग चाहिए बताओ, हम आपको। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा करेंगे। कि हमने सिर्फ सैन्य कार्रवाई स्थगित की है, हम आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई स्थगित नहीं हुई बिल्कुल जारी है। रहेगी। और ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। और कहीं दुनिया में कहीं भी तुम छुपा लो आतंकवादी को, पाताल लोक में छुप जाओ, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, हमारी एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। हर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि न्याय मिले। जो 26 परिवार, 26 हमारी बहनें जिनका सिंदूर पोछा गया, हटा, उनको न्याय भी तो मिलना है। क्या उनको हम बताएंगे कि बॉर्डर के बाहर न्याय नहीं हुआ क्योंकि आतंकवादी उधर भाग गए? नहीं, उनको न्याय मिलना है। जहां भी आतंकवादी छुपे होंगे वहां पे जाके उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। न्याय भी समय से मिलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है, और हमने 12-15 दिन के अंदर ही न्याय दे दिया। 13वीं होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, 5-7 दिन में उसको पूरा किया गया, और इतना वेल प्लान्ड ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। मैं अपनी सेनाओं को बहुत बधाई देता हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मिसाइल तो यहां से जाएगी। कम से कम एक बार सेना पर ताली बनती, क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने घुस कर मारा पाकिस्तान को, और ये बता दिया कि हम नया भारत है। ये अब अगर हम छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सेना के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उससे बड़ी बात हमारे सारे वैज्ञानिक। आज जो युद्ध हुआ है उसमें बॉर्डर किसी को भी पार नहीं करना पड़ा, और हमने ऐसे सटीक हमले किए। उसके योद्धा हमारे सैनिक तो हैं ही, लेकिन जिन हमारे वैज्ञानिकों ने उन हथियारों को तैयार किया है उनको सलाम। जिन हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, उनको सलाम, क्योंकि ये भविष्य का युद्ध ऐसे ही होना है। टेक्नोलॉजी जिसके पास ज्यादा होगी वो हमेशा जीत जाता है। आज हमारी अभी टेक्नोलॉजी तो हमने बहुत आगे अग्नि है। और पृथ्वी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। INS विक्रांत तो इंतजार ही करता रह गया। अगर आवश्यकता होगी तो हमारे पास क्षमताएं इससे बहुत ज्यादा हैं। ये तो एक टारगेटेड टाइम बाउंड ऑपरेशन अभी पाकिस्तान ने देखा। अगर जरूरत होगी तो हमारे पास इससे बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, किंतु ये निर्णय लेने वाले जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे कमांडर्स हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। जब ये निर्णय होगा तब हम लोग इसको देखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि हमने सेना पर बात कर ली, हमने राजनीति पर बात कर ली, हमने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, डेवलपमेंट की बात कर ली, अब बुंदेलखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुंदेलखंड का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमने घुसकर पाकिस्तान को मारा, हमने उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया, 9 ठिकाने 26 मिनट में हमने तबाह कर दिए। बुंदेलखंड का बहुत बड़ा रोल है। हमने यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, यहाँ हथियार बनेंगे, और हमारे ब्रह्मोस को, जैसे ब्रह्मोस को दुनिया के कई सारे देश परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है उसमें हमारे हथियारों का सबसे बड़ा योगदान है। तो आपको लगता नहीं कि अब ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने लगी हैं, तो हम इस पर एक बड़ा, हमारा जो एक ऑरा है वो बड़ा हो गया, दुनिया भर के लोग अब हमसे हथियार खरीदना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हमारे उत्तर प्रदेश में अब शुरू हुई है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, श्री राजनाथ सिंह जी ने उसका भी 1 हफ्ते पहले उद्घाटन भी किया है। देखिए, ये बुद्ध की धरती है, हम लोग युद्ध के शौकीन लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम लोग बहुत सक्षम हैं।
और हम लोग सही जवाब देना जानते हैं। पुनः लड़ाई के शौकीन हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन अगर लड़ाई के मैदान में बुलाओगे तो फिर हम गारंटी देते हैं कि तुमको हम तबाह करेंगे। शांति के साथ रहो, हम आपके साथ हैं। लड़ाई करना चाहते हो तो आ जाओ, लड़ाई कर लो। लड़ाई का जवाब, जैसा मैंने कहा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ब्रह्मोस से दिया जाएगा। फिर बाद में मत रोना कि क्या सेना हो ने गया। तो कह दिया था, देखिए भाई, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पाक कश्मीर पर बात होगी और पाक पीओके छोड़ दे और आतंकवाद पर बात होगी। इसी दो मुद्दे पर हम बात करेंगे, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और अगर कोई हरकत करोगे, पाक से कोई नापाक हरकत आपने की, तो फिर हमारा जवाब ब्रह्मोस देगी। जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि पाकिस्तान से पूछ लिए ब्रह्मोस की ताकत, तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे हथियार है, पृथ्वी है, अग्नि है, बहुत सारे हाथ से हमने इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि 1 मीटर दायरे में हमने कैसे एक टारगेटेड और फिर किलिंग दोनों हमारी मिसाइलों ने किया। तो इस बात का दहशत तो पाकिस्तान में है सर। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा अजीब सा देश है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कितनी बड़ी पहल की पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की। स्वयं पाकिस्तान गए बस में चढ़ के, और उसके बाद क्या होता है, उनके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मुझे पता नहीं, मेरा सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ, उसने स्वयं निर्णय ले लिया और कारगिल में जाकर के युद्ध शुरू कर दिया। ये गजब का देश है जहां के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है और उसकी सेना युद्ध पे चली जाती है। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे लोग नहीं, ये तो पता नहीं कौन है। फिर युद्ध जब हार जाते हैं तो उनको अपने सारे मेडल भी उनको देते हैं। तो कौन थे वो? ऐसे देश से बातचीत करने का कोई लाभ है क्या? आज अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करें और उनका आर्मी चीफ जाकर के वॉर की तैयारी कर रहा हो, तो पहले तो पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना होगा, अपनी आंतरिक पोस्टर वार चल रहा है, एक पोस्टर वार चल रहा है जिसमें मुनीर और राहुल गांधी की आधी आधी तस्वीरें लगा दी गई हैं। फिर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, फिर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। आपको लगता नहीं कि जब देश का सवाल हो, जब सेना का सवाल हो, जब हमारे मान सम्मान, हमारे गर्व की बात हो, हमारी प्रतिष्ठा की बात हो, तो ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी अभिव्यक्ति में गरिमाएं होना चाहिए। जो आधे आधे चित्र की बात करें तो अभी अखिलेश यादव जी ने अपना एक चित्र जारी किया बाबा साहब के साथ आधा आधा लगा करके। किसी को पसंद आया क्या वो चित्र? अंबेडकर बनना चाहते थे अखिलेश। हाँ, मतलब जब आप सरकार में थे तो बाबा साहब को आपने पूरा ही हटा दिया था। उनके नाम का जिला, उनके नाम का मेडिकल कॉलेज, उनके नाम की संस्थाएं, सब जगह आपने काली कलम चला दी थी। अब जब आप अपोजिशन में हैं तो आप उनको आधे उनके सम्मान, ये तो आपने मजबूर कर दिया अखिलेश यादव को। उनके सम्मान की स्थिति में आप आधा घुसना चाह रहे हैं, अपने आप को बराबर दिखाना चाह रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसे विचार स्वीकार नहीं है। अखिलेश यादव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि भीमका सिंह की जाति पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी भी डेवलपमेंट का उतना रोल नहीं है जितना जाति, संप्रदाय, धर्म और मजहब का रोल सामने आ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत इसी रास्ते पर पड़ चलेगी? क्योंकि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंचने वाले, लेकिन अभी राजनीतिक दल जो है वो मान नहीं रहे हैं। आपके सवाल का जवाब यूपी के वोटर देते हैं बार बार। यूपी के वोटर बार बार बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है धर्म जाति तुष्टिकरण से, मुझे कानून व्यवस्था चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे विकास चाहिए। आपने पिछले लगातार 4 चुनाव में इस चीज को देखा। जो भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हर आदमी उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का शरीफ आदमी है, वो अपना मेहनत से काम करना चाहता है। जो उसका काम है उसको पूरा करके शांति से घर क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। और जब तक हम इसको पूरी तरह हल नहीं कर देंगे, हम और दिमाग लगाते रहेंगे कैसे इसको और हल करना है। अभी हमने 90% हल किया, 10% बचा, हम इसको और हल करेंगे, 1% बचा, उसको और हल करेंगे, जब तक कि इसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण साहब, जो IPS अफसर भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत नजदीक से प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखा है और बहुत नजदीक से सियासत को भी देख रहे हैं। हमारे सख्त सवालों का दो टूक जवाब दिया उन्होंने, अखिलेश यादव को भी जवाब दिया। और एक बात उन्होंने कही कि हमारी सेना को धर्म और जाति और मजहब में बांट कर आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारा ताज है, वो हमारा गर्व है, वो हमारा सम्मान है और हम उन्हें सलाम करते हैं। ये बात शायद हिंदुस्तान के उन राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए जो सेना को भी जाति में बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।